हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग कवर किए थे थर्मल एक्सपेंशन किए थे, उसके बाद कैलोरीमेट्री, और अभी जो लेटेस्ट खत्म किए हीट ट्रांसफर। तो इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पास जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये चैप्टर के अंदर कुछ एजम्पशन लिया गया है, कुछ पोस्टुलेट्स लिया गया है जिनको समझना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस चैप्टर को अगर क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर थर्मोडायनेमिक्स में हमको हमेशा के लिए दिक्कत रह ही जाएगा। हमको नहीं, मतलब तुम लोगों को, क्योंकि हम तो कवर कराएंगे इसको बड़ी अच्छी तरह से। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके अंदर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर सबसे पहले एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस। जैसे कि आइडियल गैस जनरली हम लोग पढ़ते हैं, खास करके अगर तुम केमिस्ट्री में देखा होगा तो वहाँ तुम लोग आइडियल गैस के बाद रियल गैस भी पढ़ा होगा। जैसे केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस था, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी है। तो मिलता जुलता चैप्टर है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कर करके ख़त्म कर देंगे। तो इसका पूरा एजम्पशन क्या क्या सब है उनको भी लिखेंगे। उसके बाद प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, कोई आइडियल गैस कितना किसी भी कंटेनर के ऊपर एग्जर्ट करता है उसको कैलकुलेट करेंगे। और जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके पास वेरियस टाइप्स के स्पीड होते हैं। अगर देखेंगे तो आरएमएस स्पीड नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज समझ जाओगे। उसके बाद एवरेज स्पीड और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इन 3 टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एजम्पशन क्या होता है। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो गैसेस मॉलिक्यूल के पास 2 तरह की प्रॉपर्टी होते हैं। एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक होता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत ही छोटे लेवल पे होता है, मतलब कि माइक्रो लेवल पे होता है, जिसको एज्यूम करना, उसको मेजर करना, कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो उसको काइनेटिक थ्योरी क्या करता है कि उसको रिलेट कर देता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ऐसे टर्म को तो हम लोग किसी गैस का प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन उस मॉलिक्यूल के पास कितना स्पीड है, उसका कितना काइनेटिक एनर्जी, कितना मोमेंटम है, ये सब कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या करता है कि हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की हेल्प से वो सारे चीज़ें जो इम्पॉसिबल था वैसे कैलकुलेट करना, मेजर करना, उनको ये थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेट कर देते हैं ताकि आसानी से उसको हम लोग फाइंड कर सकें। तो ये बताता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी फॉर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलेंगे। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रिलेट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो कि बड़े पैमाने पे होता है, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर। अगर जब भी हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रेशर होता है उस गैसियस मॉलिक्यूल का, जिस कंटेनर के अंदर है उस गैस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, एंड वॉल्यूम होता है। टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल सच एज स्पीड, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या स्पीड है, क्या मोमेंटम है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, ये सब टर्म को रिलेट करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इसके अंदर कुछ एजम्पशन लिया गया है, जिस एजम्पशन को याद करना या याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी आइडियल गैस के बारे में कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, तो ये सारा एजम्पशन उसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो देखो यहाँ पे एजम्पशन जो हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आइडियल गैस के पास इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग निगलेक्ट करेंगे तभी तो उसका हम लोग एजम्पशन बोलते हैं, या इसी को पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहला जो कह रहा है कि एवरी गैस कंजिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एक्सट्रीम मतलब बहुत छोटा, स्मॉल पार्टिकल नोन एज द मॉलिक्यूल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल के, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देयर साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल है और उस गैस मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन होता है, उस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में उस मॉलिक्यूल का साइज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मान करके चलो कि रियल लाइफ में हमारे पास एक अर्थ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सन है। तो जब सन और अर्थ के बारे में बात जब करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम लोग इसको पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस जो है इनके साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब सन को छोड़ो, मून को ले लो और अपने पास जो अर्थ है उसको रखो, क्योंकि सन का साइज तो बहुत बड़ा है।
फिर भी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो उनको भी हम लोग पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो उसी तरह से ये करा कि जब दो गैस के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है उनके साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस के मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के सामने उसके साइज को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको मान लेते हैं पॉइंट मास की तरह। तो पहला एग्जाम्पल तो यही था कि गैस के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या, गैस के पार्टिकल को बोलते हैं मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के सामने उसका साइज को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट ये था। और जो डिस्टेंस होता है इंटरमोलिकुलर वो 10⁻⁻⁹ मीटर। अब देख लो कितना छोटा डिस्टेंस है। उसके बाद सेकेंड कह रहा है कि द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल। कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस जितने भी है वो आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है। और ये कहा जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो वो हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल है वो एक जैसा होगा। अगर कार्बन के मॉलिक्यूल देख लेंगे तो कार्बन के मॉलिक्यूल जितने भी वो सब एक जैसा होगा, लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और कार्बन के मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल में यही बताया गया है, द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल स्फेरिकल। देखो मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस का कैसा है, आइडेंटिकल तो है ही, साथ साथ कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल साइज के बारे में डिटेल में बताने की जरूरत तो है नहीं कि स्फेयर क्या होता है, कि इस तरह का होता है, बॉल जैसा है कि वो स्फेयर है। तो स्फेरिकल है, रिजिड है, कहने का मतलब है कि उसका साइज चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर ये पेन हमारे पास है तो इस पेन का साइज नहीं चेंज कर सकते, इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये रिजिड कहलाएगा। जिसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको फ्लूइड बोलते हैं, या जो फॉलो हो सके। तो यहाँ पे आइडेंटिकल है, स्फेरिकल है, रिजिड है एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेज है। कहने का मतलब है कि इसके नेचर कैसा है, इलास्टिक। इलास्टिक करने का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी पे अगर बाउंस करेंगे तो उतना जितना स्पीड से फेंके हैं उतना ही स्पीड से वो रिटर्न आ जाएगा। तो इलास्टिक के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो इसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। उसके बाद क्या, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखो अगर मान के चलो कि हमारे पास कोई कंटेनर है, अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल है, तो इस गैसियस मॉलिक्यूल को हम लोग जैसे कि अगर देखेंगे तो इसका अगर देखेंगे कंप्रेस करेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है। मान के चलो कि इसको बैठाएंगे तो इतना ही, मान के चलो कि ये टोटल गैस को अगर कंप्रेस करके एक जगह पर लाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये करा कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है कंटेनर के सामने कुछ नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जब भी हम लोग लिखेंगे तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो यही बात इस पॉइंट में कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जितने भी वॉल्यूम ऑफ द गैस जब भी करेंगे हम लोग तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसी को लेंगे, और जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसके सामने कुछ नहीं होगा। तो देखो मॉलिक्यूल तो बहुत ही छोटा छोटा है, इतना छोटा, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के सामने इसका कुछ औकात नहीं है, और साथ साथ अगर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस के सामने जो है उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम का भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ द गैस इज सेम एट द ऑल पॉइंट ऑफ द कंटेनर। मतलब कंटेनर में अगर देखेंगे तो चाहे नीचे देखें चाहे ऊपर देखें, मतलब अगर कोई कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे अगर गैस का डेंसिटी देखें, चाहे यहाँ पे देखें चाहे यहाँ पे देखें, किसी भी जगह पे देखेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। वही कहा गया है द डेंसिटी ऑफ द गैस इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे देख लेंगे तो इसका डेंसिटी को हम लोग सेम ही कंसिडर करेंगे। तो ये 4 पॉइंट था। चलो 5th पे आते हैं। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बट एनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव रैंडम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है, वो एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, इवन एक्स वाई प्लेन, चाहे वाई जेड प्लेन, चाहे जेड एक्स प्लेन, या स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में वो ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है। हो सकता है कि 0 से लेकर के उसका इन्फिनिटी तक भी स्पीड हो सकता हो, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे 0 और इन्फिनिटी वाले नेग्लिजिबल होंगे। मतलब कि अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल है तो उसमें से 1-2 के पास ही इतना स्पीड होगा, फिर भी इन्फिनिटी तो नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्स इन्फिनिटी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद करा कि द टाइम स्पेंट इन अ कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन। अब देखो यहाँ पे कि अगर मान के चलो कि 2 मॉलिक्यूल है,
अब ये दो मॉलिक्यूल अगर जा करके यहाँ पर टक्कर किया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में जो इसको टाइम लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इसको, मतलब मान लो कि इसको टाउ से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये टाइम जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में लगा है, इसको इसके कंपैरिजन में जो ये कोलिजन हुआ है, मतलब जब कोलिजन दो मॉलिक्यूल टकराया है और बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इंटरवल आया, जैसे मान के चलो कि ये दो मॉलिक्यूल टकरा गया, फिर उसके बाद अगला जो टकराया, तो अब इस टकराने के दौरान भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मूव किया तो उस दौरान भी कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आया तब भी उसके दौरान कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो हम लोग बीच में जो इंटरमोलिकुलर टाइम, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है, उसके सामने जो कोलिजन करने में टाइम लगा है, जैसे मान के चलो कि एक बॉल को हम फेंके हैं, ये बॉल गया फिर लौट करके, जैसे मान के बहुत स्पीड से फेंक दे कि इस दीवार पे फेंकें, यहाँ पे टकराया, फिर लौट के इस पे टकराया, फिर यहाँ से टकरा करके इस पे टकराया है, तो ये जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है उनके सामने जिस समय टक्कर हो रही है, तो टक्कर का इंटरवल अगर देखेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो बीच में गैप है कोलिजन होने के बीच में टाइम का गैप है उसके सामने। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है, द टाइम स्पेंड इन द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल। अगर गैस मॉलिक्यूल है, किसके, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, तो उसके बीच किसी भी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो मास हैं, तो मास के पास क्या होते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स होती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स भी नहीं होगा। और कह रहा कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। कहने का मतलब है कि अगर जो मॉलिक्यूल का मोशन हो रही है तो उस पर हम लोग ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसका मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान लिए हैं। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट देखते, जिस तरह से हम लोग कंटेनर में बात किए थे कि ऊपर का डेंसिटी और नीचे का डेंसिटी यूनिफॉर्म लिए थे, ऊपर हो चाहे नीचे हो, बराबर क्यों लिए थे, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो जितने भी मॉलिक्यूल है वो नीचे आ जाता। नीचे आने के बाद क्या कि नीचे का डेंसिटी हाई हो जाती है और ऊपर का डेंसिटी होता लो होता। कब, जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कंसीडर करते तब। अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशन डेंसिटी में नहीं आया है। उसके बाद कह रहा है द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच भी कोलिजन जो होता है वो भी इलास्टिक नेचर का, और जब वॉल के साथ कंटेनर जो जिस कंटेनर के अंदर रखा गया है उसके वॉल के साथ जब मॉलिक्यूल टकराएगा तो वो टकराने के दौरान जो कोलिजन होगी, जो टक्कर होती है, उस टक्कर को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। तो ये सारा एजम्पशन था गैसियस मॉलिक्यूल का, कौन से, आइडियल गैस मॉलिक्यूल का। तो अब जो ये टक्कर करने के दौरान कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है कंटेनर ऑफ द वॉल पे, तो उसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलो 1 मिनट रुको तो। तो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे प्रेशर ऑफ द गैस। तो अगर कोई भी कंटेनर के अंदर अगर गैस है तो उसके वजह से उसके कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होती है जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कंसीडर collection of n molecules of an ideal gas in closed cubicle। अभी बनाएंगे cubicle container of each length कैपिटल L। तो कैपिटल L लेकर के हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं, क्यूबिकल बनाते हैं, ताकि हमको कैलकुलेशन करने के दौरान बड़ा आसानी हो।
क्यूब बचपन में तुम लोग बनाया है, तो बिल्कुल वैसे ही हम अभी कर रहे हैं। ये एक क्लोज क्यूबिकल कंटेनर है। अब इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी जो हम लोग देखेंगे इस दीवार पे, ये इस वॉल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं A, B, C और D। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है जिसका मास हम लोग m मानते हैं, और ये अगर देखेंगे तो इसको हम लोग एक्सिस भी कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला एक्सिस जो अपने पास है वो x एक्सिस है, और ये जो है y, और जो बाहर की तरफ आ रहा है तुम्हारी तरफ वो है z एक्सिस। तो ये x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल को रखेंगे तो हर पॉसिबल वेलोसिटी से, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल को देखेंगे तो वो इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, हर तरफ जा रहा होगा। मतलब कि इक्वली पॉसिबल है कि हर डायरेक्शन में उसका स्पीड बराबर ही रहेगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कंसीडर मॉलिक्यूल of mass small m moving with velocity v वेक्टर। यहीं पे कर देते हैं, क्लियर है। तो अब ये v वेक्टर जो है अपना वो हर डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग स्पेस में 3 डायरेक्शन लिखते हैं। ये x एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, x एक्सिस के अलॉन्ग, और ये y एक्सिस के अलॉन्ग, और ये z एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। अब इसका नेट स्पीड अगर हम निकालना चाहें, इसको अगर हम स्पीड निकालना चाहें, नेट स्पीड, तो स्पीड जो आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर प्लस में वी जेड का स्क्वायर। और साथ साथ हम ये भी मानते हैं, क्या पता है, कि जो x डायरेक्शन का स्पीड होगा वो y डायरेक्शन के स्पीड के बराबर होगा, और वही z डायरेक्शन के स्पीड के बराबर ही होगा। क्योंकि हर डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इक्वल वेलोसिटी से या इक्वल स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो v इक्वल टू 1 बाय, चलो तो वी एक्स या इसी को हम लोग अगर x के टर्म में लेके चलेंगे तो ये वी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3vx का स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग रखो यहाँ पे, इसको हम लोग रखते हैं कि नेट स्पीड जो है चाहे वी एक्स स्क्वायर कर दे अंडर रूट 3vx स्क्वायर या रूट 3vy स्क्वायर या रूट 3vz स्क्वायर, तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग लेके चलेंगे तो सेम आएगा। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे जो लेके चलने वाले हैं वो x एक्सिस के लोग लेके चलेंगे, x एक्सिस के लोग लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग लेंथ एज्यूम किए थे कि इस कंटेनर का लेंथ जो है वो कितना है, कैपिटल L है। तो एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m जानते हैं हम लोग, ये अभी x डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, जो कोलिजन करेगा ABCD वॉल के अंदर। क्या करेगा, इसके ऊपर कोलाइड करेगा। जैसे कोलिजन करेगा तो यहाँ पे टक्कर होने के बाद इसका स्पीड जो, देखो हम लोग पहले बात कर लिए थे, एज्यूम कर लिए थे कि यहाँ पे जो कोलिजन होने वाला है वो किस तरह का होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो जितना स्पीड से जाएगा टक्कर के बाद उतना ही स्पीड से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, चेंज इन linear momentum of molecule ड्यू टू कोलिजन। तो कोलिजन की वजह से जो यहाँ पे चेंज आया है मोमेंटम का, उसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं डेल्टा पी। तो डेल्टा पी जो आएगा
वो P फाइनल माइनस में P इनिशियल होगा। सिर्फ एक मॉलिक्यूल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ए कर दो, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल का अगर मोमेंटम हम देखेंगे तो यहाँ से देखो, जैसे टक्कर, अभी इस डायरेक्शन को हम लोग कौन सा माने हैं, एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में जो होगा वो आई कैप और उसके अपोजिट में जो होगा वो माइनस आई कैप होगा। तो फाइनल टक्कर करने के बाद मॉलिक्यूल किस तरफ हो जाएगा, वो टक्कर के बाद इस तरफ हो जाएगा वी एक्स। इनिशियली जा रहा था इस तरफ, टक्कर के बाद इस तरफ हो चुका है। तो अब ये फाइनल जो मोमेंटम हो चुका है वो एम वी एक्स आई कैप नहीं बल्कि माइनस आई कैप। क्लियर है? और इनिशियल मोमेंटम किस तरफ था, इस तरफ था, तो माइनस साइन में देंगे एम वी एक्स आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम जो आ चुका है अपने को वो क्या गया है, माइनस में 2mvx आई कैप। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम लें, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम के बारे में बात चल रही है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग डेल्टा पी का मोड सीधा डेल्टा पी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2mvx। क्लियर है? तो अब उसके बाद अब देखो यहाँ पे कि अब देखो कि ये कोलिजन जो हो रहा है, इस कोलिजन के बीच में कितने टाइम इंटरवल है। अगर मान के चलो कि अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, अभी यहाँ से निकला, अगर कंसिडर कर लो कि फिलहाल यहाँ से निकला, क्योंकि होने को होता है यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो होगा वो देखो पहले। अगर एक बार कोलिजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार टाइम यहाँ पे लगा, उसके बाद ये कोलिजन फिर लौट करके गया, फिर इधर हुआ, लेकिन इधर वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस तरफ, इस वॉल पे कितना सक्सेसिव इंटरवल के बाद कोलिजन हो रहा है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि एक बार यहाँ पे टक्कर किया, फिर उसके बाद लौट करके आया, फिर दौड़ करके गया, तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है। एक बार यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर लौट के यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक आना, इसका मतलब 2l डिस्टेंस कवर करता है। और स्पीड कितना है, तो v है। तो टाइम टेकन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2l/vx। टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ वॉल ABCD। मतलब ये ABCD वॉल के अंदर जो सक्सेसिव टाइम लग रहा है कोलिजन करने में, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2l। डिस्टेंस कितना कवर करता है, एक मतलब लगातार जो एक कोलिजन हुआ फिर दूसरा कोलिजन के बीच जो है वो 2l डिस्टेंस। यहाँ पे गए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर लौट करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, यहाँ से मान के चलो कुछ डिस्टेंस था L1 था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक L हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो L2, तो L1 और L2 मिला करके तो L ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो 2l का, और स्पीड कितना है, तो vx है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, तो ये जो हो जाएगा 2l/vx। तो ये अपने को टाइम मिल गया। अब देखो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ है पर कोलिजन वो कितना हुआ, 2mvx हो गया है, और टाइम कितना लगा इसके दौरान, 2l/vx हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। सिर्फ एक मॉलिक्यूल की हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो
डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जो आया है वो कितना है, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो 2mvx था, ये था 2mvx डिवाइड बाय 2l बाय vx। तो देखेंगे तो ये 2 कैंसिल होने वाला है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और vx ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से जो अपने को आ चुका है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो आ गया है mvx का स्क्वायर डिवाइड बाय l। अब इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स एक्सर्ट बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो यही हो गया है, चलो इसी को लिखो, फोर्स एक्सर्ट बाय molecule on container of wall, container of wall। F जो आ गया है वो आ चुका है कितना, mvx स्क्वायर बाय l। अगर हमको टोटल फोर्स निकालना तो जितने भी पार्टिकल हैं उन सब पार्टिकल का क्या करेंगे हम लोग, फोर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल फोर्स एक्सर्ट ऑन द वॉल, टोटल फोर्स एक्सर्ट ऑन द वॉल, तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग वेक्टर तरीका से भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4 डॉट डॉट लास्ट मॉलिक्यूल जो था वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। तो यहाँ से हम लोग F टोटल देख रहे हैं, तो F टोटल को हम लोग FT कैपिटल मान लेते हैं। तो ये जो आ जाएगा mv x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय l प्लस में mv सेकेंड मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा उसका स्क्वायर बाय mv x2 स्क्वायर बाय l प्लस में mv x3 मॉलिक्यूल का जो होगा थर्ड मॉलिक्यूल उसका डिवाइड बाय l डॉट डॉट, इस तरह से ही हम लोग लिख सकते हैं। तो टोटल फोर्स को हम लोग F नेट ही बोल देते हैं। यहाँ से F नेट जो आ जाएगा, यहाँ से m बाय l को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा v x1 का स्क्वायर v x2 का स्क्वायर प्लस में v x3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएगा। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो वो मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होगी वो xn हम लोग मॉलिक्यूल लेके चले थे। तो अब ऐसा करते कि देखो अगर ये देखेंगे तो सारे पार्टिकल जितने भी है x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर है, तो इसका जो मीन ले लेते इसको n से डिवाइड कर देते हैं और n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल n है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये स्क्वायर एवरेज मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्टिकल है ये, तो इसको हम लोग F नेट अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग mn डिवाइड बाय l इनटू एवरेज को हम लोग इस तरह से भी सिंपल दिखाते हैं कि इस तरह का vx का स्क्वायर डिवाइड बाय l हो चुका है। अब देखो कि जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले लिखे थे, पीछे देख लो, ये रिलेशन हम लोग लिखे थे। तो यहाँ से देखो vx स्क्वायर क्या आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं तो v स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल का स्पीड नेट स्पीड, वो तो सिर्फ हम x डायरेक्शन के अलोंग लिए थे, x एक्सिस मतलब x एक्सिस के अलोंग लिए थे vx, उसी तरह से y के साथ भी होगा z के साथ भी होगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं vx जो है उसको v के टर्म में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो v आया था अपने को √3vx का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने को v स्क्वायर बाय
3 इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर है। तो इस रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखो। देखो इतना कैलकुलेशन तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसका फॉर्मूला जो आएगा उसको याद रख लो, वही सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे तो करके दिखाना पड़ेगा कि आया कैसे। अगर नहीं करेंगे तो तुम सवाल उठाओगे सर कैसे लाए, इसका भी जवाब दीजिए। तो अब देखो वी एक्स जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते किस में, तो 1/3 को बाहर ही कर लेते हम लोग, एम एन डिवाइड बाय 3l, और जो है ये मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो अपने को चाहिए प्रेशर। अभी तो हम लोग सिर्फ फोर्स कैलकुलेट किए हैं, तो प्रेशर जब निकालना है तो प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स जो लगा है, कितना एरिया पे लगा है, ABCD एरिया पे लगा है, तो ये ABCD का कितना, मतलब ये ABCD जो सरफेस है ये सामने वाला, इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर एक्सर्ट ऑन द कंटेनर ऑफ द वॉल, या वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर जो होगा वो F नेट डिवाइड बाय A, और जो हम लोग F नेट लिख चुके हैं वो कितना आया था, MN डिवाइड बाय 3l। ये जो एरिया है इसको हम लोग L स्क्वायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, L स्क्वायर। और मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो ये स्पीड का हो गया मीन। तो अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो आ गया इस अपने को प्रेशर है, ये P फॉर प्रेशर। तो अब देखो ये L इंटू एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, और L क्यूब को हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा MN डिवाइड बाय 3V। ये वॉल्यूम वाला है, ये वॉल्यूम वाला है, तो इसलिए हम इसको V कर देते हैं। और यहाँ पे आ गया है V स्क्वायर का मीन। और यहाँ से हम लोग इसको, इस वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं हम लोग कैपिटल V ही, ये वॉल्यूम वाला है। तो यहाँ से PV इक्वल टू जो आ गया है, PV इक्वल टू आ गया है अपने को। अगर देखो तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, M इंटू N डिवाइड बाय 3 इंटू V, और इसको कुछ देर के बाद हम इसको बोलेंगे VRMS का स्क्वायर। अभी रहने दो इसको, फिलहाल हम VRMS का स्क्वायर कर देते हैं। देखो ये जो VR का मतलब ये जो मीन स्क्वायर है इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर ऑफ पार्टिकल, तो इसको हम लोग VRMS बोलेंगे कुछ देर के बाद। अभी रहने दो, अभी लिख दिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करो कि इसको हम लोग VRMS कैसे लिखें। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो M था वो एक मॉलिक्यूल का मास था, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, N है। तो टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस, इनटू VRMS का स्क्वायर। तो एक फॉर्मेट में तुम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हो। एक फॉर्मेट याद करने का ये है, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मेट जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से है, ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 N M इंटू N, ये टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, इंटू VRMS स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मेट में हम लोग याद करते हैं। तो प्रेशर जो गैस के मतलब गैस के द्वारा वॉल ऑफ द कंटेनर पे लगाया जाता है वो कितना होता है, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। आया, इसी को हम लोग इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो अब देखो VRMS क्या है, इसको भी हम लोग रिलेट करेंगे कुछ देर में। तो जब रिलेट कर देंगे, अब उसके बाद यही करने वाले हैं। तो प्रेशर क्या, प्रेशर हम जानते हैं, वॉल्यूम जानते हैं गैस का, प्रेशर तो मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, और टोटल मास ऑफ द
गैस तो मेजर कर ही सकते हैं। अगर इसको नहीं भी करना चाहें तो इसको हम लोग हटा करके देख सकते हैं कि VRMS का स्क्वायर आ गया है। ये कुछ प्रेशर को निकालने का तरीका अपने को है। प्रेशर क्या है? प्रेशर निकालने के लिए 1/3 इंटू डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। तो अब VRMS को हम लोग समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास 3 तरह के स्पीड होते हैं। सबसे पहले होता है यही रूट मीन स्क्वायर स्पीड या RMS स्पीड कहते हैं, RMS स्पीड होता है। सबसे पहला RMS स्पीड होता है। उसके बाद दूसरा अगर देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। जो गैसियर मॉलिक्यूल है तो उनके बहुत सारे स्पीड है, ऐसा नहीं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, लेकिन उसमें से कुछ जो हम लोग यूज करते हैं उसमें से एक RMS स्पीड है, एक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब क्या है कि इसका नाम सुन करके लग रहा है कुछ प्रोबेबिलिटी जैसा ही टर्म आने वाला है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्या है। उसके बाद है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये 3 तरह के हम लोग स्पीड को डिफाइन करने वाले हैं। तो पहला तो RMS स्पीड इसी स्लाइड पे मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो है सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या इसी को कहते हैं RMS स्पीड ऑफ पार्टिकल, RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल को हो चाहे पार्टिकल को हो, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। RMS स्पीड जो है रूट मीन स्क्वायर, R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको कैसे निकालते हैं? अगर मान करके चलो कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो उस मॉलिक्यूल का सबसे पहले हम लोग करेंगे इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन। देखो सबसे पहले उल्टा करेंगे हम लोग, इसको हम निकालते कैसे हैं कि जैसे कि मान के चलो कि VRMS, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो सारे का स्क्वायर कर दो, उसका मीन निकाल लेते हैं। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं इसको अभी रहने तो 3 ही कर दिए, इसका हम लोग मीन निकाल ले, तो ये जो आ जाएगा अपने को N, ये N और डिवाइड बाय इसको कह देते हैं रूट। तो पहले क्या किया हम लोग, पहले स्क्वायर लिए, उसका मीन निकाले, उसके बाद रूट कर दिए। तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो इसको हम लोग VRMS कहते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं, कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अभी हम लोग? P इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल का हमको तो स्पीड दिया नहीं रहेगा। अगर किसी सवाल में दिया रहेगा तब तो निकाल लेंगे आराम से, लेकिन अगर नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग ये तरीका अपनाएंगे। अभी जो इतना मेहनत कर करके कैलकुलेट किए हैं प्रेशर ऑफ द गैस, उसको देखो। तो यहाँ से देखो, तो अभी जो आ गया है ये 3P डिवाइड बाय रो इक्वल टू VRMS। तो इसलिए इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। VRMS का स्क्वायर जो है वो आ गया है P डिवाइड बाय 3 रो। अब इस स्क्वायर को भी हम हटा करके सीधा VRMS ही लिख देते हैं। तो जो VRMS है वो हो जाएगा रूट ऑफ 3P बाय रो। लेकिन हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी तो जानते हैं, उससे भी हम लोग कुछ रिलेशन लाएंगे, जैसे कि PV इक्वल टू nRT। तो देखो मैक्सिमम पार्टिकल का, जैसे कि अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल उसका प्रेशर और डेंसिटी कम दिया रहता है, उसका टेम्परेचर दिया रहता है। तो अगर टेम्परेचर दिया रहेगा तो उसका हम लोग किस तरह से RMS स्पीड को निकालेंगे, उसके लिए हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को लिखेंगे तो ये प्रेशर है P, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या लिख सकते हैं? ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होता था N। देखो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ, इसको हम मान लेते हैं कि M टोटल मास है डिवाइड बाय एवोगाड्रो, सॉरी एक मास का जो मॉलिक्यूल का मास M मान लिए
और जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो Na होता है, और डिवाइड बाय m, ये है मॉलिक्यूलर मास। तो ये इस तरह से हम लोग मोल फाइंड करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से हम लोग मोल फाइंड करते हैं। तो ऐसे करो ना, सीधा हम लोग m डिवाइड बाय कैपिटल M कर देंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, इंटू R इंटू टी। अब इसको पी भी रहने दो, तो इसको इस तरह भेज दो, पी एम इक्वल टू एम बाय वी, टोटल मास बाय वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग आराम से लिख सकते हैं पी एम इक्वल टू रो आर टी। तो कहने का मतलब है कि पी बाय रो इक्वल टू भी हम लोग लिख सकते हैं आर टी बाय कैपिटल एम, जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है। तो अब यहाँ से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं क्या, P बाय रो जो है उसको हम लिख सकते हैं आर टी बाय एम। अरे उल्टा कर दिया हम, 3 ऊपर जाएगा। तुम लोग पीछे से चीख चीख के बोल रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपने ही मगन में थे। तो ये रो नीचे रहेगा और 3 ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया अपने को कितना, 3 आर टी बाय एम। इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। 3 आर टी बाय इसको m लिख दिए। तो ये क्या है कि टोटल मास, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये जो है मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, मतलब कि MW4 मॉलिक्यूलर वेट। अब जब देखो यहाँ पे जब भी रखेंगे इस टर्म को, T को जो किस में रखना हमको, टेम्परेचर को जब भी रखेंगे तो केल्विन में रखेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में, और जो मास ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट जो होगा उसको हम लोग SI यूनिट में रखेंगे, तो ये भी kg में आनी चाहिए। तो एक इसको हम लोग अगर मान करके चलो, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसको रहने दो 3, इसको R ही रहने दो, इसको T कर दो। अब जो ये मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास जो होता है, वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग Na से डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से देखो कि R बाय Na जो है, ये R बाय Na है, इसको हम लोग एक नया टर्म देते हैं, इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या इसका नाम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको फिलहाल अभी ऐसा करते हैं कि 3 RT बाय N इंटू M इंटू Na है, और ये टर्म जो अपने पास, ये टर्म जो है इसको हम लोग बोलते हैं R बाय Na इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू सबको पता रहता है, कितना वैल्यू है इसका, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 23, ये होता है माइनस में 23। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसके जगह पे एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या 3 kT बाय m। अब ये जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, क्लियर है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो होता है वो AMU में होता है, और AMU को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो फॉर्मूला आ चुका है VRMS निकालने का, वो 3 तरीका से निकाल सकते हैं। VRMS निकालने के लिए 3P बाय रोग भी कर सकते हैं, 3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट भी कर सकते हैं, और 3 kT बाय m भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये m जो है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कर दो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल M क्या था, मॉलिक्यूलर वेट है। तो ज़्यादातर फॉर्मूला हम लोग जो RMS स्पीड को निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग 3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट का ही इस्तेमाल करते, 3 RT बाय m का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारे पास था रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसके आगे है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VMP से, VMP से। तो आप देखो ये VMP क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है। जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास जो कंटेनर उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल, और 10 मॉलिक्यूल जो उसका वेरियस टाइप का स्पीड है। जैसे मान लो
कि हम मान लेते हैं कि 2, 1, 3, 2, 5, मतलब ये सब मीटर पर सेकंड में हम एज्यूम करके बस बता रहे हैं। 6, 2, 3, 4, 2, फिर 4, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मान कर चलो कि कुछ इस तरह से है 10। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन सा स्पीड है जिसका ज़्यादा चांस आने का। तो अगर देखेंगे तो ये 2 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया है। तो कहने का मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर हमको देख के बताना होता तो हम फटाक से बोल देते कि 2 है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मतलब जो दिए गए मॉलिक्यूल जितने भी हैं उन मॉलिक्यूल में से जो सबसे ज़्यादा स्पीड की संख्या है वो किसकी है? 2 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल जो उसकी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड विच पजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा पजेस किया गया हो, मतलब उसके साथ है। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड रखने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो VMP का जो फॉर्मूला है वो होता है 2p/ρ। अब देखो ये कैसे आया है, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है और इसको जानने की जरूरत भी नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइंड किए थे, 2p के जगह पे क्या लिख सकते हैं इसको? RT/m भी कर सकते हैं। एक और लिखे थे 2kT/m। तो इस तरह से हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कर सकते हैं। उसके बाद जो एक आता है एवरेज स्पीड, एक आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो निकालना हम लोगों के लिए बहुत बाएं हाथ की खेल है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको मॉलिक्यूल को डिवाइड, उसका स्पीड को ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। तो वही है कि V1 + V2 + V3 + V4 डॉट डॉट जितना मॉलिक्यूल होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो इसको हम बोलते हैं V एवरेज। तो V एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 8/π/p/ρ। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को ही याद करो, डेरिवेशन के पीछे हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो यहाँ से सीधा अगर लिखेंगे तो 8/π ऊपर में RT/m, उसके बाद इसको अगर चाहें तो 8kT/m भी लिख सकते हैं, जहाँ पे के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और m जो है वो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। πm। तो V एवरेज का भी फॉर्मूला अपने को मिल गया यहाँ पे। एक जो देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो कुछ इस तरह से ही होता है। जैसे कि अगर मान के चलें कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में बात कर लें तो वो होता है γ/p/ρ। गामा जो है एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, ये होता है गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक कांस्टेंट। अगर हम लोग वेव पढ़ेंगे तो उस समय इसको भी पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये गामा की जगह पे गामा रहने दो, पी की जगह पे RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं गामा KT/मास ऑफ इच मॉलिक्यूल। और साथ साथ यहाँ पे जो एक कंपैरिजन भी रहता है, एक कंपैरिजन होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है स्पीड VMP का होता है, सॉरी VRMS का होता है। VRMS क्या था? √3 RT/m था। उसके बाद आता है एवरेज, उसके बाद एवरेज, उसके बाद आता है VMP और उसके बाद आता है स्पीड ऑफ साउंड। और कभी किसी तरह से किसी एग्जाम में अगर ये ऑर्डर अगर तुमसे पूछ दे तो इस ऑर्डर को भी याद कर लो, क्योंकि अभी तो हम लोग सब देख चुके हैं। VMP की जगह पे क्या होता है? ये होता है, सॉरी VRMS 3 RT/m का स्क्वायर, और ये जो हुआ ये कितना होता है? 8 RT/m।
और जो मोस्ट प्रोबेबल होता है वो 2RT/m, और जो स्पीड ऑफ साउंड अभी देखे थे हम लोग γRT/M। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग सारा चीज़ डिफाइन कर लिए। इसके आगे जो भी बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।